A very good evening to all of you. तो उम्मीद है नया साल बढ़िया गुजर रहा होगा आप लोगों का। अभी लास्ट साल में हम लोग करंट अफेयर्स अपना सीरीज करते आ रहे थे। फिर उसके बाद हमारा जो एंड ईयर वेकेशंस था वो स्टार्ट हो गया। उसके बाद भी अभी स्टूडेंट्स पूरी तरह से वापस नहीं आए हैं जिस एंथुसियाज्म में वो पिछली बार थे। अभी वो एंथुसियाज्म एग्जैक्टली उस लेवल का नहीं आया है। लेकिन हाँ, अब लेकिन क्लासेस तो हमें करानी पड़ेंगी। क्लासेस तो जो करंट अफेयर्स है उसकी रेगुलरिटी तो हमें मेंटेन करनी पड़ेगी। ठीक है ना? तो इसीलिए आपका अपन करंट अफेयर्स क्लास चलाते रहेंगे। तो अभी जो भी आप लोगों के डाउट्स हों, ठीक है ना, वो तो आप लोग पूछ ही सकते हैं। साथ ही साथ अब स्टार्ट करने से पहले एक बार जो पिछले महीने में लास्ट टाइम तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था वहाँ तक एक बार अपडेट ले लेते हैं कि कहाँ तक आप लोगों को चीज़ें याद हैं या कितना आप लोग चीज़ों को रिवाइज करते हैं। तो एक बार पिछले क्वेश्चंस उठा के देख लेते हैं, ठीक है ना। उनको रिकॉल रिकॉल करते हैं, फिर उसके बाद आगे के क्वेश्चंस करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 51, Annual Joint Humanitarian Assistance and Disaster Relief Exercise Chakravat has been conducted by Indian Army, Indian Navy, and Indian Air Force in rotation since 2016. The 2023 edition of the exercise is being hosted by the Indian Navy in which of the following states? अभी 2023 में ये जो चक्रवात है, ठीक है ना, तो ये किस स्टेट में ऑर्गेनाइज हो रही है ये हम लोग पिछले एग्जाम मतलब पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो इसको आंसर करने की कोशिश कीजिए। पिछले क्लासेस में ये सर हम लोगों ने पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। बताइए क्या होगा आपके हिसाब से आंसर। करेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ। करेक्ट आंसर इज गोवा, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा खास नहीं था। खैर चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 बताइए। ISRO, in collaboration with Vijayan Bharati, is organizing an exhibition called Space on Wheels program and in which of the following states? ये देखो, ये पिछले क्वेश्चंस में इसलिए करा रहा हूँ ताकि एक फिर से थोड़ा सा एक आपको याद आ जाए चीज़ें जहाँ पर छोड़ा था, है ना। तो वो चीज़ें फिर से थोड़ा थोड़ा रिकॉल होने लगे कि हाँ सर ऐसा कुछ पढ़ा करते थे, है ना। होता क्या है ना, इतने दिनों में मेमोरी बिल्कुल रिफ्रेश हो जाती है। बिल्कुल अपन भूल चुके होते हैं क्या पढ़ के आ रहे थे क्या नहीं पढ़ के आ रहे थे, बिल्कुल सब खत्म हो चुका होता है, ठीक है ना। तो लेकिन कंसिस्टेंसी तो देखिए मेंटेन करनी पड़ेगी और इसी बात का ये कंपटीशन है। बिल्कुल सही बात। ये एग्जीबिशन कहाँ पर हो रही है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। चलिए, लास्ट क्लास तक की अगर हम लोग बात करें तो लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने करा था क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 क्या है? 69th नेशनल फिल्म अवार्ड किसको मिला है, ठीक है ना। किस एक्टर को, सॉरी, बेस्ट एक्टर अवार्ड किसको मिला है? नेशनल फिल्म अवार्ड 69th में बेस्ट एक्टर अवार्ड किसको मिला है सर? तो दैट वाज अल्लू अर्जुन, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर इज अल्लू अर्जुन। तो यहाँ तक के क्वेश्चंस पिछली क्लास में हम लोग करके आ चुके थे। मैंने पूरी लिस्ट भी दे रखी थी कि हाँ ये सारे आपके बेस्ट अवार्ड्स हैं। अब इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो अपन आज स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो वही सीरीज रहेगी सर। अक्टूबर एंड करेंगे, अक्टूबर के बाद नवंबर स्टार्ट करेंगे, देन दिसंबर, और ये सीक्वेंस अपनी कंटिन्यू रहने वाली है, ठीक है ना। तो इसका क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर दीजिए। रिसेंटली इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 was released by which of the following organizations? हाँ जी सर, क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर दीजिए। हाँ जी सर, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 was released by which of the following
which of the following organizations? Majority is with C. Correct answer is OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। देखो OECD एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ये मान के चलो दुनिया में जितने भी बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने मिलके ही OECD को बनाया है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो देखो इस तरह के क्वेश्चंस वैसे तो अभी आपके एग्जाम में ज्यादातर नहीं पूछे गए हैं, लेकिन हाँ ये एक पोटेंशियल क्वेश्चन है। मतलब अदर स्टेट्स में या नेशनल लेवल के एग्जाम्स में ये टाइप ऑफ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है कि आपको कोई भी रिपोर्ट दे देगा और पूछेगा वो रिपोर्ट पब्लिश कौन करता है। खास तौर से अगर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है लाइक वर्ल्ड बैंक, IMF या फिर आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, तो वो क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये OECD भी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये आपका हर साल इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक निकालते हैं, ठीक है ना। तो उसी पे सवाल आया कि इसको पब्लिश कौन करता है, तो सीधा जवाब है OECD इसको पब्लिश करता है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली बताना क्या चाहते हैं, ये बेसिकली ये बताना चाहते हैं कि दुनिया भर में एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेशन की कंडीशन क्या रही। जैसे इनके हिसाब से 2021 और 2022 में प्राइमरी सोर्स ऑफ माइग्रेशन OECD कंट्रीज का कौन था? इंडिया। OECD में वैसे बहुत सारे कंट्रीज हैं, लेकिन आप अभी मान के चलो देखो टोटल 38 कंट्रीज है ना, लेकिन आप मान के चलो जो भी इंडिया में दुनिया भर में बड़े बड़े कंट्रीज हैं वो इसके मेंबर्स हैं, ठीक है ना। तो जितने भी OECD कंट्रीज हैं उसमें जो मेजर सोर्स ऑफ माइग्रेशन रहा है वो कौन रहा है सर? इंडिया रहा है, ठीक है ना। जाहिर सी बात है माइग्रेशन में सबसे ज्यादा टॉप वैसे भी जनरली इंडिया और चाइना करते हैं, ठीक है ना। चाइना को क्रॉस करते हुए अपन नंबर 1 के सोर्स बने। तो नंबर्स आपको याद नहीं रखने कि कितने नंबर्स आपके आ रहे हैं, बट इतना याद रखना है कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा जो प्राइमरी सोर्स ऑफ माइग्रेशन है वो कहाँ से आ रहा है? वो इंडिया से आ रहा है, देन चाइना से आ रहा है, और उसके बाद आपका तीसरा अगर कोई कंट्री है तो वो है रोमानिया। तो ये हमें कौन बताता है? इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक ये रिपोर्ट से अपनी बताता है। OECD में देखो 38 कंट्रीज हैं, तो जरूरी नहीं है आप सारे कंट्रीज के नाम याद रखो, कुछ बेसिक जानकारी याद रखो। एक तो फुल फॉर्म, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, पहली चीज फुल फॉर्म हो गई। दूसरी चीज इसका हेडक्वार्टर। कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आप पढ़ें तो सबसे जरूरी होता है उसका हेडक्वार्टर। तो OECD का हेडक्वार्टर क्या है सर? पेरिस, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। और एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ OECD बट वी आर अ की इकोनॉमिक पार्टनर ऑफ द OECD, ठीक है। ये 2-4 चीजें अगर आपको याद हैं तो मोर देन एनफ है, बाकी चीजें बस एक बार पढ़नी होती हैं। याद या नोट में उतना ही लिखना होता है जितना मैं आपको बोल के बताता हूँ, ठीक है ना। बाकी चीजें बस एक बार आप गो थ्रू कर लो, दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। Recently, who amongst the following has been appointed as a national icon for voter awareness and education by the Election Commission of India? बताइए सर। कुछ कहेंगे सर सचिन तेंदुलकर वो एग्जाम में भी आया था, हाँ उनको भी चुना गया, एक एम्बेसडर नहीं चुनते हैं वो। यहाँ पर बात हो रही है नेशनल आइकन फॉर वोटर अवेयरनेस एंड एजुकेशन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सर क्वेश्चन नंबर 92 बताइए जरा। बिल्कुल सही बात सर। क्वेश्चन नंबर 92, बहुत बढ़िया ताडू जी एंड ताशी जी। क्वेश्चन नंबर 92 करेक्ट आंसर इज राजकुमार राव, ठीक है ना। तो अभी ECI क्या कर रहा है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इंडिया के जितने भी जाने माने चेहरे हैं उनको पिक्चर में लेके आ रहा है और उनसे कह रहा है आप हमारे कैंपेन में जुड़िए और लोगों को अवेयर करिए कि वोटिंग करना कितना जरूरी है, ठीक है ना। क्योंकि वोटिंग इज अ फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी, इलेक्शन को डेमोक्रेसी का फेस्टिवल माना जाता है। तो उसको अवेयरनेस बढ़ाने के लिए वो बड़े बड़े जो भी नामी सेलिब्रिटीज हैं उनको अपने साथ जोड़ रहे हैं, तो इसी लिहाज से उनको किसको जोड़ा है? राजकुमार राव को जोड़ा है, ठीक है ना। लास्ट ईयर मिस्टर पंकज त्रिपाठी को नेशनल आइकन बनाया गया था, और अभी पिछले महीने अगर हम बात करें तो जो सचिन तेंदुलकर हैं उनको भी नेशनल आइकन बनाया गया था, जो आपका
अभी रिसेंट एग्जाम में पूछा भी गया था, ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। Recently, Prime Minister Narendra Modi has inaugurated RapidX, India's first semi-high-speed regional rail service. It has been renamed as. अभी देखो, अभी CHSL का एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। CHSL एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए जरा, ये अभी एक हाई स्पीड रेल सर्विस बनाई गई है, उसका नाम पूछा था। तो नाम क्या है सर? रैपिडेक्स। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके एग्जाम में आ चुका है। जल्दी से कमेंट करके इसका करेक्ट आंसर बताइए। हाँ जी, तो जब ये बनी थी, जैसे वंदे भारत थी, जब वो बन के आई थी तो उसका नाम था T18, फिर बाद में रीनेम करके क्या उसका नाम रख दिया गया वंदे भारत। इसी तरह से अभी जब ये बन के आई थी, इसका नाम था रैपिडेक्स, और अब इसको रीनेम कर दिया गया है टू द नमो भारत। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। जो अभी ये रैपिडेक्स बनाई गई है, ये आपका दिल्ली से होती हुई गाजियाबाद जाएगी, गाजियाबाद से जाएगी ये मेरठ। एक तरीके की ये मेट्रो ट्रेन ही है, बट इसकी मेट्रो से ज़्यादा स्पीड है, और मेट्रो से ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। नंबर ऑफ स्टेशन उतने नहीं रहेंगे जितना एक जनरली एक मेट्रो में बहुत जल्दी जल्दी आ जाते हैं। तो काइंड ऑफ एक मेट्रो है जो अब मेजर सिटीज़ को कवर करेगी। तो ये दिल्ली से मेरठ रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपका बनाया जा रहा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। Recently, which of the following ministries and international bodies has launched a new initiative, Green Credit Program, to encourage sustainable practices rooted in tradition and conservation and promote the ideas of lifestyle for environment movement? बताइए सर, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वालेकुम सलाम मीजिंग, कैसे हैं आप? क्वेश्चन नंबर 94। Recently, which of the following ministries and international bodies has launched a new initiative, Green Credit Program, to encourage sustainable practices rooted in tradition and conservation and promote the ideas of lifestyle for environment movement? United Nations Environment Program, Renew and Renewable Energy, या Environment, Forest and Climate Change, या फिर Ministry of Power? हाँ जी, देखो, एक अभी एक आइडिया ऑफ लाइफ दिया गया था। लाइफ क्या है? लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट मूवमेंट। ये भी हमें हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने भी इस आइडिया को प्रमोट किया था, लाइफ आइडिया। लाइफ का पर्पस क्या है? मतलब अब आप अपनी जो लाइफ स्टाइल है इस तरह से बनाओ कि आप एनवायरमेंट फ्रेंडली हो जाओ, ठीक है ना। लाइक जैसे आप मतलब एनर्जी कंजर्व करो। मान लो आप रूम में बैठे हो, ठीक है ना, आपको रूम खाली कर रहे हो तो सारी लाइट्स ऑफ कर दो, फैन ऑफ कर दो, ठीक है ना। पानी को आप कंजर्व करो, वेस्ट मत करो। और ऐसे मोड ऑफ व्हीकल यूज करो जो रिन्यूएबल एनर्जी पे चल रहे हो। जैसे मान लो इलेक्ट्रिसिटी के लिए आप सोलर एनर्जी का यूज करो, सोलर पैनल लगवाओ। तो यानी अपनी लाइफ स्टाइल में वो सारी चीजों को ऐड करना जो इन्वायरमेंट के लिए बेटर हो, ठीक है। तो एक सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल को डेवलप करना, यही इसका मोटिव है। जो प्रोजेक्ट चल रहा है ना लाइफ, यही इसका मोटिव है। तो अभी किसी मिनिस्ट्री ने ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को लॉन्च किया है, तो वो मिनिस्ट्री है आपका एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो जाहिर सी बात है, अगर ये काम किया जा रहा है, ग्रीन क्रेडिट दिया जा रहा है, तो किसके लिए दिया जा रहा है? फॉर द वेलफेयर ऑफ इन्वायरमेंट। तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है ना। तो अक्टूबर 2023 में इसे लॉन्च किया गया था। इट एम्स टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबिलिटी एंड द प्रमोशन ऑफ इको कॉन्शियस प्रैक्टिसेस, ठीक है ना। तो इसमें सरकार करेगी क्या? अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग कंपनीज को इंसेंटिवाइज करेगी, ठीक है ना, उनको कुछ प्रॉफिट देगी कि ताकि वो इस तरह से काम करें कि इन्वायरमेंट को फायदा पहुंचे। मान लो कोई कंपनी है जो
सोलर एनर्जी का यूज ज्यादा कर रही है, ठीक है ना, तो उसको कुछ गवर्नमेंट अपनी तरफ से सब्सिडी वगैरह दे देगी, इंसेंटिवाइज कर देगी, ठीक है ना, तो इसी को कह रहे हैं ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। चलिए, इसमें कोई डाउट है तो बताइए। हाँ जी सर, यहाँ तक चीजें क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप। यहाँ तक कोई डाउट है तो डू लेट मी नो। क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप। फिर अपन आते हैं सर अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 95। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक हैज कंप्लीटेड 6 years। द फर्स्ट उड़ान फ्लाइट कनेक्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। चलिए इसका आंसर बताइए फिर क्वेश्चन नंबर 95। देखिए, कुछ बड़ी बड़ी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, ठीक है ना, तो वो उनसे रिलेटेड कोई ना कोई न्यूज आती रहती है, तो उस पे क्वेश्चन बन जाते हैं। न्यूज पे क्वेश्चन नहीं बनते, उस स्कीम पे क्वेश्चन बन जाते हैं। इसका जीता जागता एग्जाम्पल है स्वानिधि स्कीम, 2 बार सवाल आ चुका है आपके एग्जाम्स में। ठीक है ना, तो इसका आंसर दीजिए क्या होगा। देखो, गवर्नमेंट की एक स्कीम है उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक। इसमें गवर्नमेंट का पर्पस क्या है, अ, एक आम आदमी को सस्ती फ्लाइट की फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ताकि फ्लाइट के जो किराया है, मतलब एक मीडियम क्लास के लेवल पे लेके आना इस का पर्पस है, ताकि एक रीजनल कनेक्टिविटी बढ़े। अभी क्या है, जैसे फ्लाइट सिस्टम बड़े बड़े शहरों से ही होके गुजरता है, अब जो टायर 2 सिटीज है उसमें भी गवर्नमेंट चाह रही है डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स का डेवलपमेंट हो, ताकि एविएशन सेक्टर को और मजबूत किया जा सके, ठीक है ना। तो इसी लिहाज से आज 6 साल हो गए, मतलब इस अक्टूबर में 6 साल हो गए इस स्कीम को। सवाल ये था कि इस स्कीम के तहत पहली फ्लाइट कहाँ से कहाँ तक की चलाई गई थी, तो करेक्ट आंसर इज शिमला से दिल्ली। बिल्कुल सही बात है ताशी जी, पहली फ्लाइट जो थी आपकी वो शिमला से दिल्ली चलाई गई थी। ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने लॉन्च की है, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी 2016, ठीक है ना। तो इसके तहत गवर्नमेंट क्या चाहती है कि मान लो किसी प्लेन में 100 सीट्स हैं, तो 100 में से जो 50 सीट्स हैं, यानी 50% ऑफ द टोटल सीट्स, उन पे प्राइस कैपिंग रहे, यानी उन सीट्स का प्राइस एक लिमिट से ज्यादा ना बढ़ाया जाए। तो उसके लिए गवर्नमेंट कुछ जो कंपनीज हैं उनको कुछ फंडिंग भी देती है, कुछ अपनी जेब से भी पैसा प्रोवाइड करती है, ताकि वो कंपनीज भी लॉस में ना जाए। तो इस स्कीम को पूरा करने के लिए कंपनीज को जो लॉस होता है उसको कहते हैं वायबिलिटी गैप फंडिंग। तो ये कौन प्रोवाइड करता है, ये गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, इसमें फेजेस देख लो। टोटल 5 फेज हैं। पहला फेज 2017 में लॉन्च हुआ था। इसका पर्पज ये था कि ऐसे एयरपोर्ट्स जो अंडर सर्व्ड हैं या अनसर्व्ड हैं, यहाँ यानी जब वो बने हैं वहां पर कोई काम नहीं चल रहा है, तो पहले फेज में तो सिर्फ एयरपोर्ट्स को डेवलप किया गया। फिर नया फेज आया 2018 में, तो इसमें ये था कि नए नए एयरपोर्ट्स और डेवलप किए जाएं, ताकि ऐसे इनएक्सेसिबल पार्ट्स जो हैं कंट्री के, वहां तक एविएशन को पहुंचाया जाए। थर्ड फेज में हिली और रिमोट रीजन्स ऑफ द कंट्री तक पहुंचा गया। और जो फोर्थ फेज है, इसमें फोकस है कि आइलैंड्स को कनेक्ट किया जा सके। और फेज 5 ये पिछली साल लॉन्च हुआ था अप्रैल 2023 में, ठीक है ना। तो इसमें ये फोकस था कि जो 2 तरह के एयरक्राफ्ट होते हैं, जिसमें 20 से 80 सीट्स होती है उन्हें कैटेगरी 2 कहते हैं, और जिनमें 80 से ज़्यादा सीट्स होती है उन्हें कैटेगरी 3 एयरक्राफ्ट कहते हैं। उनमें डिस्टेंस का कोई रेस्ट्रिक्शन ना रखा जाए। यानी पहले क्या हो रहा था कि मतलब एक प्लेन मैक्सिमम कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है, उसके लिए एक रेस्ट्रिक्शन था, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। तो वो रेस्ट्रिक्शन भी अब हटाया जाएगा। तो ये फेज 5 में। तो ये फेजेस आपको ध्यान नहीं रखने, जस्ट एक बार आपको मैंने पढ़ा दिया, ठीक है ना, ताकि एक थोड़ा सा आइडिया रहे कि हाँ स्कीम में क्या क्या चल रहा है। याद नहीं रखना है, याद क्या रखना है सर, उड़ान स्कीम की फुल फॉर्म याद रखनी है, कब आई थी, 2016 में आई थी, ठीक है ना।
बस ये दो बातें ध्यान रखनी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और पहली फ्लाइट शिमला से दिल्ली, ये तीन बातें बस ध्यान रखिए, दैट्स इट। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज हैज लॉन्च्ड इको मार्क स्कीम? Which of the following ministries has launched EcoMark scheme, which provides accreditation and labeling for household and consumer products that meet specific environmental criteria? क्वेश्चन नंबर 96, इसका पर्पस क्या है? देखो, इसका मतलब ये है कि मान लो कोई प्रोडक्ट बना, अब उस प्रोडक्ट को बनाने में, मान लो आपने केचप बना रहे हो, ठीक है ना। अब उस केचप को बनाने में आप देखोगे ना कि पहले टमाटर को खेत से लाया, मशीन में डाला, फिर बनाया, तो उसमें कितना इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाया आपने। यानी आपने जिस मशीन में केचप को बनाया उसने कितना कार्बन प्रोड्यूस किया, ठीक है ना। इन सब पे अब गवर्नमेंट नजर रख रही है, ताकि कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है तो उसमें जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचे वो एक लिमिट तक पहुंचे। उसका एक क्राइटेरिया सेट कर दिया कि मान लो एक्स अमाउंट ऑफ कार्बन प्रोड्यूस होना चाहिए मैक्सिमम किसी भी प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए। तो ये आइडेंटिफाई कैसे होगा कि इस प्रोडक्ट पे कार्बन एमिशन ज्यादा हुआ है या किस प्रोडक्ट पे कार्बन एमिशन कम हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये पता चलेगा इको मार्क स्कीम से, ठीक है ना। तो ये बताएगी कि हाँ भैया ये जो प्रोडक्ट है इस पे इको मार्क का टैग लगा है, यानी इसमें लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा है। जिसमें नहीं लगा इसका मतलब ज्यादा पहुंचा है, ठीक है ना। तो इसी पर्पस के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। तो ये आपसे सवाल है, ये कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है? तो मेजॉरिटी इज विद एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री। खैर करेक्ट आंसर इज एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री, बिल्कुल सही बात, एनवायरनमेंट से रिलेटेड बात है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री। The EcoMark scheme is a certification mark issued by the Bureau of Indian Standards for products that are ecologically safe, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, recently with which of the following countries India has conducted the inaugural edition of 2+2 foreign and defense dialogue which was held in न्यू दिल्ली? देखो 2+2 एक इंटरनेशनल डायलॉग होता है। इसको हम अपनी जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं लाइक जैसे यूएसए है ना, उनके साथ ये डायलॉग करते हैं। इसमें क्या होता है, दो हमारे दो तुम्हारे, हमारे दो कौन? फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर। इसी तरह से दूसरी साइड के इनके करस्पॉन्डिंग फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर मौजूद रहेंगे, उनके साथ एक वार्तालाप की जाती है, उनके साथ एक डायलॉग किया जाता है, ठीक है। उसी को कहते हैं 2+2 डायलॉग। तो अभी 2+2 डायलॉग हुआ था, फॉरेन और डिफेंस डायलॉग, तो वो न्यू दिल्ली में हुआ था। तो किस कंट्री के साथ हुआ था? सीधा क्वेश्चन ये, किस कंट्री के साथ हुआ था? तो ये अक्टूबर की बात है, इट वाज हेल्ड विद यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया अमेरिका का लेके, इसी तरह से यूके के साथ भी हमने 2+2 डायलॉग कंप्लीट किया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 98, as per recent announcement by WTO, which of the following villages of India has made it to the list of 54 best tourism villages 2023? ठीक है, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से इंडिया का कोई विलेज है वो चुना गया है टू द लिस्ट ऑफ 54 बेस्ट टूरिज्म विलेजेस 2023। तो वो कौन सा विलेज है बताइए सर, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। क्या कह रहे हैं, धोर दो?
चलो ये देखते हैं। करेक्ट आंसर इज हॉर्दो, बिल्कुल। तो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से बेस्ट विलेज कौन सा है, वो 54 टॉप विलेजेस में से कौन सा है, हॉर्दो। तो ये नाम ध्यान रखना है ना, इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर याद रखना, डब्ल्यूटीओ यूएन की स्पेशलाइज एजेंसी है, इसका हेडक्वार्टर मैड्रिड स्पेन, ठीक है। टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उससे मत कंफ्यूज करना। यूनेस्को डिफरेंट है सर, यूनेस्को डिफरेंट है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस, फ्रांस, ठीक है। ये किसकी बात हो रही, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मैड्रिड, स्पेन। और इसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से कंफ्यूज मत करना, वो डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज डिफरेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99, which of the following countries, sorry, which of the following states has decided to conduct first ever census of Amur falcon, world's longest traveling raptor। देखो अमूर फाल्कन हमारे देश में एक बहुत ही मतलब नायाब पक्षी है, तो जिसको दुनिया का लॉन्गेस्ट ट्रैवलिंग रैप्टर भी कहा जाता है, काफ़ी लंबी दूरी कवर करता है। तो उसकी हेल्थ के लिए या उसकी आबादी पता करने के लिए सेंसस करवाया जा रहा है, ठीक है ना। तो वो कौन से स्टेट करवा रहा है, वेल इसका आंसर सिंपल है, करेक्ट आंसर इज मणिपुर, ठीक है। तो मणिपुर गवर्नमेंट इसका सेंसस करवाने वाली है, ठीक है ना। अमूर फाल्कन्स आर द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट ट्रैवलिंग रैप्टर्स एंड लॉन्गेस्ट फ्लाइंग माइग्रेटरी बर्ड्स, ठीक है। ये अक्टूबर से दिसंबर सर्दियां आती तो ये माइग्रेट करते हैं, नागालैंड, मणिपुर और दूसरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ बांग्लादेश से पास करते हैं। फिर इनको आप देख सकते हो पूरा पेनिनसुलर इंडिया क्रॉस करते हुए, अरेबियन सी क्रॉस करते हुए ये किधर पहुंच जाते हैं सर, आपका अफ्रीका में, ठीक है ना। अक्टूबर से दिसंबर ठंड बढ़ती है तब ये आपका माइग्रेशन करते हैं। अगर हम इनको देखें आईयूसीएन के हिसाब से तो ये लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में आ रहे हैं, यानी ऐसा नहीं कि इनकी आबादी बहुत ज़्यादा घट रही है, तो लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में आते हैं। और हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसका भी ये शेड्यूल 4 में आते हैं, यानी इनकी आबादी के सच कोई चिंता है नहीं, ठीक है। हालांकि फिर भी इन बर्ड्स को हंट करना या उनका मीट खाना या उनके मीट को अपने पास रखना, इट इज़ अ क्राइम, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि वो लीज कंसर्न है तो आप मतलब उसकी हंटिंग करें, हंटिंग स्टिल इसका क्राइम रखा है, ठीक है ना। तो ये सेंसस करवा रहा था मणिपुर गवर्नमेंट, इसको ध्यान रखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 100। Recently, Yard 12706 Imphal, the third Project 15B stealth guided missile destroyer has been delivered to Indian Navy. It is was built by, बताइए सर, यार्ड 12706, ठीक है। इसको आईएनएस इम्फाल भी कह रहे हैं। तो प्रोजेक्ट 15 बी के तहत जो मिसाइल डिस्ट्रॉयर बनाए जा रहे हैं, तो उसमें ये थर्ड मिसाइल डिस्ट्रॉयर दिया गया है इंडियन नेवी को। तो इसको बनाया किसने, सिंपल सवाल ये है। हाँ जी सर, करेक्ट आंसर बताइए। मैज़गॉन, हाँ मैज़गॉन पे तो आराम से, अगर शिप बनाने की बात हो रही तो मैज़गॉन पे तो सर तुक्का लगा ही सकते हैं, वो ठीक भी बढ़ जाता है। मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने इसको बनाया है। देखो इंडिया में मतलब ये अलग अलग तरह के ना शिप्स होते हैं, जैसे एक होता है डेस्ट्रॉयर, एक होता है फ्रिगेट्स, है ना, एक होता है सबमरीन, एक होता है आपका एयरक्राफ्ट कैरियर्स। तो ये अलग अलग तरह के क्या है, मतलब नेवी के व्हीकल्स आप कह सकते हो, ठीक है ना। सबके अपने अपने अलग अलग पर्पसेस हैं, डेस्ट्रॉयर हो, फ्रिगेट्स हो, सबमरीन्स हो, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो। एक बार बहुत पहले मैंने इन सब का एक डिफरेंस भी दिखाया था, लेकिन उसकी इतनी खास ज़रूरत है नहीं, बस इतना याद रखिए ये अपना इतना अलग अलग मतलब आप ये कह सकते हो पानी में यूज़ करने वाले व्हीकल्स हैं जो नेवी के यूज़ होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें से एक कैटेगरी है डेस्ट्रॉयर की। तो डेस्ट्रॉयर की कंस्ट्रक्शन के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया गया था, ठीक है ना। तो
1990s में चलाया गया था, जिसमें 3 दिल्ली क्लास वॉरशिप बनाए गए थे, ठीक है ना। P-15 प्रोजेक्ट चलाया गया था। फिर उसके बाद P-15A प्रोजेक्ट चलाया गया था, जिसमें 3 कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर बनाए गए थे। और अब P-15A के बाद अब P-15B चलाया जा रहा है, जिसमें विशाखापट्टनम क्लास, मतलब ये अलग अलग क्लासेस की अलग अलग तरह के मतलब डिस्ट्रॉयर्स बनाए जा रहे हैं ना, विद द इवॉल्व टाइम के साथ साथ उसमें टेक्नोलॉजी भी वैसे इवॉल्व हो रही है, ठीक है। तो उनके अपने अलग अलग नाम दे दिए। जैसे प्रोजेक्ट 15 में जो डिस्ट्रॉयर बने उन्हें कह दिया दिल्ली क्लास, है ना। 15A में जो बने उन्हें कह दिया कोलकाता क्लास। इसी तरह से जो 15B में बने उनका नाम रख दिया विशाखापट्टनम क्लास। इसमें टोटल 4 वॉरशिप्स प्लान्ड है, ठीक है। पहला तो विशाखापट्टनम, मोर्मुगांव, इम्फाल और सूरत। तो अभी जो ये कमीशन किया गया है वो किया गया है इम्फाल। अभी इसमें जो लास्ट बचा है दैट इज सूरत, तो सूरत भी जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। तो एक होता है ना जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर, तो अपनी रीच और एंड्योरेंस के मामले में अगर एयरक्राफ्ट के बाद कोई है तो दैट इज योर डिस्ट्रॉयर, ठीक है। तो ये लाइन बस ऐसा कहनी चाहती है। इसके अलावा और भी अलग अलग प्रोजेक्ट चलते हैं, जैसे प्रोजेक्ट 75 चलता है, ठीक है ना। प्रोजेक्ट 75 में 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स बनाई गई। उसके बाद प्रोजेक्ट 75 आई चलाया गया। 75 और 75 आई में फर्क क्या है? 75 में स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बनाई गई, जिसमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम नहीं था, एआईपी। एआईपी क्या होता है? जैसे कि मान लो अगर कोई सबमरीन पानी के अंदर घूम रही है तो उसे कुछ कुछ टाइम बाद समंदर के ऊपर आना पड़ता है। अगर उसमें एआईपी नहीं है तो कुछ कुछ दिनों बाद मान लो 2 दिन बाद, 4 दिन बाद समंदर के ऊपर आना पड़ेगा एयर को लेने के लिए। लेकिन अगर उसमें ऑलरेडी एआईपी इनबिल्ट है, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम, तो वो कई महीनों तक बिना ऊपर आए समंदर के नीचे रह सकती है। तो प्रोजेक्ट 75 आई में इसी तरह के सबमरीन की कंस्ट्रक्शन करवाई गई, ठीक है ना। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन। तो ध्यान रखना जो प्रोजेक्ट 15 है, 15, 15A, 15B, वो आपका किससे रिलेटेड है? डिस्ट्रॉयर की कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। और जो प्रोजेक्ट 75 है, 75, 75I, ये सबमरीन की कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, ठीक है सर। तो यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। अभी कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं, एक क्लास और लगेगी अक्टूबर को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है ना। तो अभी टाइम है, तो अभी कुछ क्वेश्चंस और अपन कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 101 पे आइए। रिसेंटली आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना has crossed the milestone of 26 crore Ayushman cards across the country. This scheme is being implemented by आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके तहत 26 करोड़ आयुष्मान कार्ड ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं। तो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किसने किया है? देखो ये स्कीम कहीं ना कहीं आपने सुनी जरूर होगी, आयुष्मान भारत, ठीक है ना। इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट क्या कर रही है? कुछ गिने चुने परिवार को 1 साल में 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस दे रही है, कि अगर उस पूरी फैमिली में 5 लाख का तक का कोई बड़ा खर्चा होगा तो गवर्नमेंट पूरा करेगी। तो उसमें उस फैमिली का एक आयुष्मान कार्ड बनता है, ठीक है ना। तो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कौन करवा रहा है? दैट इज द क्वेश्चन। बिल्कुल सही जवाब, करेक्ट आंसर इज नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक बॉडी बनाई गई है, दैट इज नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, जिसमें पर फैमिली 5 लाख का इंश्योरेंस दिया जाएगा, ठीक है ना। 2011 में एक सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था, ठीक है ना। उसमें जो भी लोग मौजूद हैं या फिर अभी गवर्नमेंट को अगर लगता है कि इन्हें ज़रूरत है तो उसके अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट उनका आयुष्मान कार्ड बना देती है, ठीक है ना। इसमें फंडिंग का सीन ऐसा है कि 60% सेंट्रल गवर्नमेंट, 40% स्टेट गवर्नमेंट करेगी। लेकिन अगर हिली एरिया का स्टेट या नॉर्थ ईस्ट स्टेट है तो उसमें 90% सेंट्रल गवर्नमेंट, 10% स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना। और ये पूरी स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए नेशनल हेल्थ अथॉरिटी बनाई गई है, एक ऑटोनॉमस बॉडी है अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। इसका मेन काम क्या है? आयुष्मान भारत स्कीम को इम्प्लीमेंट करना, ठीक है ना। इसी तरह से स्टेट लेवल पे एक बॉडी बनती है, स्टेट हेल्थ एजेंसी, उसका काम होता है स्टेट लेवल पे इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करवाना। चलिए
यहाँ तक कोई डाउट है तो डू लेट मी नो। क्लियर है तो सर गिव मी अ थम्स अप। हाँ जी सर, यहाँ तक कोई डाउट है तो डू लेट मी नो। क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 102। Question number 102. Recently, Union Minister Hardeep Singh Puri has launched India's first domestically produced reference fuel. It has been developed by which of the following companies? अब सर यहाँ पर सबसे बड़ा डाउट आता है कि सर व्हाट डू यू मीन बाय रेफरेंस फ्यूल। तो अभी जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी हैं, उन्होंने इंडिया का पहला डोमेस्टिकली प्रोड्यूस रेफरेंस फ्यूल लॉन्च किया है। तो इसको किसने डेवलप किया? HPCL, BPCL, IOCL, RIL? बताइए सर। अब सर पहला डाउट ये है कि सर ये रेफरेंस फ्यूल क्या है? देखो ये इसी तरह की बात है कि मान लो आपने इंडिया में कोई मोबाइल असेंबल करना है, जैसे मान लो एप्पल है, एप्पल को इंडिया में आईफोन प्रोड्यूस करवाने हैं, तो एप्पल क्या करेगी? एक फैक्ट्री लगा के दे देगी कि चलो तुम बनाओ। लेकिन उनको एक मॉडल तो बना के देगी कि देखो भैया बनने के बाद ये फोन ऐसा बन लगता है ना। एक रेफरेंस के लिए फोन दे दिया जाएगा कि देखो बनने के बाद ऐसा बनना चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा? रेफरेंस फोन। तो वो उसे अपने ही लैब में बना के लाएंगे, फिर उसको इंडिया में एज ए रेफरेंस यूज करेंगे, फिर उसको आप दिखाओगे बाकी कंपनीज को, मतलब अपने वर्कर्स को, और वो उसी के अकॉर्डिंग उस पर काम करेंगे। इसी तरह से इंडिया में जो भी फ्यूल प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना, तो उसको कंपेयर करने के लिए एक स्टैंडर्ड फ्यूल बनाया जाता है जिसे कहते हैं रेफरेंस फ्यूल। ठीक है ना। इट इज अ हाई वैल्यू प्रीमियम प्रोडक्ट। ठीक है ना। तो इसका पर्पस क्या होता है कि इसको इसलिए बनाया जाता है ताकि एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाए, ताकि उसको देख देख के जो प्रोडक्शन कंपनीज है उसी के अकॉर्डिंग सारा डेवलप करें फ्यूल को। ठीक है ना। और साथ ही साथ इसको यूज किस में करते हैं? कैलिब्रेशन में। ठीक है ना। टेस्ट करने में, फॉर टेस्टिंग व्हीकल्स। जैसे मान लो कोई नई गाड़ी बनी, ठीक है ना, तो उस गाड़ी में आप देखते होंगे कि वो कैसा परफॉर्म कर रही है, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं सर? रेफरेंस फ्यूल यूज करते हैं। तो ये बहुत ही हाई क्वालिटी के फ्यूल होते हैं जो जनरली बाकी मार्केट में आपको देखने को मिलते हैं, उससे ज्यादा इनको इस 10 से ज्यादा एहतियात से, ज्यादा कॉशियसनेस से इनको बनाया जाता है। ठीक है ना। इनके जो स्पेसिफिकेशंस होते हैं वो कंपेयर टू रेगुलर फ्यूल से ज्यादा होते हैं, है ना। जैसे किसी भी फ्यूल को आप कैसे पहचानते हो? उसके C10 नंबर से, फ्लैश पॉइंट से, विस्कोसिटी से, सल्फर वाटर कंटेंट से, हाइड्रोजन प्योरिटी से, एसिड नंबर से। ये क्या क्या होते हैं सर? तो अभी ये मैं आपको बताऊंगा इनका क्या क्या मतलब होता है। ठीक है ना। तो जैसे मान लो ऑक्टेन नंबर भी होता है, उससे भी आप आइडिया लगाते हो कि फ्यूल की क्वालिटी कैसे होगी, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल जो रेफरेंस फ्यूल होता है उसका जो ऑक्टेन नंबर है वो कितना होता है? 97 होता है। ठीक है ना। एक्सीडिंग द ऑक्टेन, इंडिया historically depended on imports to fulfill the need for these specialized fuels। यानी इतने लेवल का ऑक्टेन नंबर जनरली आपको मार्केट में जो फ्यूल्स है उसमें नहीं मिलेगा, उससे अलग ही मिलेगा। ठीक है ना। और अभी तक क्या दिक्कत थी कि जो रेफरेंस फ्यूल की लेवल की क्वालिटी है वो हम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे। बट अब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने अपना इंडिजीनियस लेवल पे जो रेफरेंस फ्यूल की क्वालिटी है उसको डेवलप कर लिया है। ठीक है ना। तो ये अलग अलग कैटेगरीज में अवेलेबल रहेगा, E0, E5। इसका मतलब क्या है? ये इथेनॉल ब्लेंडिंग दर्शा रहा है कि अगर E10 है मतलब इसमें 10% इथेनॉल मिक्स है। क्योंकि आने वाले टाइम में गवर्नमेंट का प्लान क्या है? गवर्नमेंट का प्लान ये है कि आपका जो भी आपका फ्यूल है, पेट्रोल है या डीजल है, उसमें कुछ ना कुछ परसेंटेज इथेनॉल को भी मिलाया जाए। ठीक है ना। उसी को क्या कहा जाएगा? बायोफ्यूल। ठीक है। इस पे हम बहुत सारी चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं, आने वाले दिनों में फिर से इस पे करेंगे। चलो इसमें एक ये डिस्कस कर लेते हैं ऑक्टेन नंबर क्या है। ऑक्टेन नंबर बताता है
कि फ्यूल कितना रेजिस्टेंट है इंजन नॉकिंग को। इंजन नॉकिंग एक प्रॉब्लम होती है, क्या कहते हैं आपका, किसी भी इंजन में आप देखोगे इंजन नॉकिंग कब होती है, जब आपका जो कंबशन है इंजन में वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। जब आप देखोगे फट फट बहुत तेज आवाज निकलती है किसी भी इंजन में, तो उसे कहते हैं इंजन नॉकिंग। ठीक है ना, तो जितना ऑक्टेन नंबर ज्यादा होगा उतना ही वो इंजन नॉकिंग को रोकेगा। ठीक है ना, तो C10 नंबर क्या बताता है, वो इग्निशन क्वालिटी बताता है। डीजल फ्यूल के लिए C10 नंबर यूज होता है, ये बताता है इग्निशन क्वालिटी। ठीक है ना, तो अगर C10 नंबर ज्यादा है तो यानी इग्निशन ज्यादा अच्छे से हो पाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ऐसा होता है ना कि मान लो कोई फ्यूल है, और फ्यूल क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है, तो वो जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो उसकी कंबशन होनी चाहिए, बर्निंग होनी चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, अगर ये फ्यूल अच्छी क्वालिटी का नहीं है, इसलिए ये पूरी तरह से बर्न नहीं हो पाता है, इसका कुछ हिस्सा बच जाता है। तो यानी जितना ज्यादा सीटें नंबर अच्छा होगा, यानी उतना ही आपका जो ये हाइड्रोकार्बन है वो उतनी ही अच्छे से इग्नाइट करेगा, उतनी अच्छे से बर्निंग होगी। फ्लैश पॉइंट मतलब मान लो पेट्रोल है, उसको मिनिमम कितना टेम्परेचर चाहिए ताकि उसमें इग्निशन स्टार्ट हो जाए, तो वो उसका फ्लैश पॉइंट। विस्कोसिटी मतलब फ्लो करने की रेजिस्टेंस, ये तो आप फ्लूइड वगैरह में पढ़ते ही हो। ठीक है, और एसिड नंबर बताता है कि कितना अमाउंट ऑफ एसिडिक सब्सटेंस ऑयल में मौजूद है, ये बताता है उसका एसिड नंबर। ठीक है, ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, इसको एक बार पढ़ लोगे ना तो ये आसान शब्दों में ही लिखा है, अच्छे से आप इसको एक बार समझ लोगे। ठीक है ना, इसको रटना नहीं है सर, एक बार बस समझ लेना, एक बार पढ़ के खत्म कर देना। ये चीजें आपसे कभी पूछेगा नहीं, लेकिन हाँ एक बैक ऑफ द माइंड में अगर ये चीजें आपको पता है तो कंसेप्ट आने वाले टाइम में अगर कोई इससे रिलेटेड चीज आती है तो आप उसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है ना, तो उतना ही इसके लिए ये रिक्वायरमेंट है। चलिए सर, यहाँ तक कोई डाउट है तो डू लेट मी नो। क्लियर है तो सर गिव मी ए थम्स अप। हाँ जी सर, क्लियर है तो गिव मी ए थम्स अप और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। Recently, which of the following companies has launched an initiative called DigiKavach in India with the aim being to prevent financial frauds in the country? फाइनेंशियल फ्रॉड्स को रोकने के लिए एक इनिशिएटिव लाया गया, डिजी कवच। वो किसी कंपनी ने लॉन्च किया, उस कंपनी का नाम क्या है? सिंपल सवाल है सर, गूगल लाया है। ठीक है ना, तो डिजी कवच एक प्रोग्राम है जिसके तहत फाइनेंशियल फ्रॉड को रोका जाएगा। ठीक है ना, तो इतना ध्यान रखना, ये डिजी कवच कौन लेके आया है, गूगल लेके आया। ठीक है ना, दैट्स इट, इससे ज़्यादा ध्यान नहीं रखना। चलिए, तो आज हम लोग सर यहीं तक करेंगे, फिर इसके आगे के क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है ना, चलिए, तो अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो ये इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इसका पीडीएफ डाउनलोड आप कर सकते हो। ठीक है सर, चलिए फिर मिलते हैं फिर अगली क्लास में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।